नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इस ठंड के इस मौसम में आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं के संस्कृत का एक मॉडल सेट लेकर आए हैं। मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आज हम लोग इसमें देखेंगे 50 क्वेश्चन। हम लोगों को पता है कि मॉडल सेट में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हम लोगों को 50 का ही आंसर देना है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस का आंसर, और अगले वीडियो में हम लोग इसके बाकी जो बचे रहेंगे 50 क्वेश्चंस उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक है मॉडल सेट। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट। और मॉडल सेट किस चीज का होगा? मॉडल सेट होगा संस्कृत का। इसका होगा संस्कृत का, जो कि आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100 अंक का पूछा जाता है। पूर्णांक 100 का पूछा जाता है। और आपके पास समय होता है, समय 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से आपको 50% यानी 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं 100 में से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आज अभी आप लोग अपने स्थिति का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि 100 में से आप लोग नोट करते जाएंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है और कितना तैयारी की जरूरत है और कितना तैयारी आप लोगों का हो चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपका संस्कृत में है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? तो भारत महिमा पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से। जो इसका आंसर क्या होने वाला है, भारत महिमा पाठ में 5 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? तो भारत महिमा पाठ में 5 पद्य हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि राम प्रवेश। अगला प्रश्न है राम प्रवेश के परिवार में कितने सदस्य थे? तो राम प्रवेश के परिवार में, यह प्रश्न आप लोगों को पता चल पा रहा होगा कि किस चैप्टर से है। कर्मवीर कथा नाम का आप लोगों के पुस्तक में एक चैप्टर है जहां से यह प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न है कि राम प्रवेश के परिवार में कितने सदस्य थे? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होगा कि राम प्रवेश के परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे। एक राम प्रवेश खुद थे, और उनके पिताजी हो गए, और एक उनकी माताजी हो गई। ये तीनों थे इनके परिवार में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या। अच्छा, हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन छोटा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राम प्रवेश की कथा किस पाठ में है? जो अभी मैंने तुरंत बताया कि राम प्रवेश की कथा किस पाठ में है। तो ऑप्शन पाटलिपुत्र वैभवम, आलस कथा, कर्मवीर कथा या स्वामी दयानंद। तो हम लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कर्मवीर कथा। क्या होगा? कर्मवीर कथा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हम लोगों का हो चुका है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या कहता है? एकदम ध्यान से पढ़ना है। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में इसी से मिलता जुलता प्रश्न रहेगा, या इससे भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन सेम मिल जाए। 1-2 क्वेश्चन नहीं, अधिकतर चांस है कि 10 के आसपास क्वेश्चन इससे सेम आ सकता है। तो भागे नहीं, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, यहां से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने में जितना भी प्रश्न होगा उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भरोसा रखिए, ये बिल्कुल फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो छोड़कर कहीं जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखें कंप्लीट।
तो प्रश्न है चौथा कि टंकारा गांव किस राज्य में है। ये जो टंकारा गांव है किस राज्य में है, टंकारा गांव किस राज्य में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो टंकारा गांव कहाँ है, टंकारा गांव जहां स्वामी दयानंद का शायद जन्म हुआ था, तो उस जगह का क्या नाम था, गुजरात, गुजरात राज्य में, प्रांत का, राज्य का टंकारा गांव जो है वो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद, अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, आपको पता होगा, क्या होगा, विरजानंद। क्या कहता है, प्रश्न है सह मासेन व्याकरण अधितवान, इसमें कह रहा है कि वह जो है वह महीनों से व्याकरण का अध्ययन कर रहा है। तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि महीनों से, इसमें कारक का कौन सा चिन्ह आ रहा है, से। और आप लोगों को याद होगा कि से किस में होता है, से किस कारक की विभक्ति है। तो से किस कारक की विभक्ति है, तो से जो है वो करण कारक की विभक्ति है, जो तृतीया है, जो तृतीया विभक्ति है, करण कारक की तृतीया विभक्ति है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति है। अब यहाँ देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का बात किया गया, चतुर्थी विभक्ति, इसमें से किसमें है चतुर्थी विभक्ति, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहला कौन सा होता है, कर्ता कारक, सबसे पहला कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कर्म करण, फिर होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ऐसे नहीं होगा, संप्रदान कारक होता है। तो आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर पे यहां पूछा क्या गया है, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति है। तो कर्ता में हो गया प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और करण में होता है तृतीय विभक्ति। और आप यहाँ देखिए कि ये चौथे नंबर पे जो आ रहा है ये है आपका चतुर्थी विभक्ति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है क्या, प्रश्न संख्या 8 कहता है तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तिष्ठतु का मतलब होता है बैठो, तिष्ठतु मीन्स होता है कि बैठो। तो ये किस धातु का, इसका मूल धातु क्या है, तो अस्था जो होता है इसका भी मतलब होता है बैठना, ये इसका मूल धातु है। और यह तिष्ठतु उस मूल धातु का धातु रूप है। तो तिष्ठतु का जो मूल धातु होगा वो हो जाएगा अस्था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। और 9वें क्वेश्चन में कहता है तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अगर आप लोगों ने प्रत्यय नहीं पढ़ा है तो मैं एक प्रत्यय का भी 1 या 2 वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि प्रत्यय, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या कुछ ज्यादा ही है, तो सबको एक एक करके देखना होगा। और यहां तक मैंने जो देखा है कि अब तक में बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत, उसमें से लगभग 15 के आसपास 15 प्रश्न के आसपास सिर्फ प्रत्यय से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ प्रत्यय से 15 के आसपास प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है प्रत्यय, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अच्छे से अगर आता है तो आपका नहीं भी तो 10 से 15 नंबर कंफर्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ प्रत्यय, व्याकरण का एकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे 10 से 15 प्रश्न आ जाता है बिहार बोर्ड में आसानी से हर एक साल। चलिए तो आगे हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे प्रत्यय के बारे में भी। फिलहाल अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, इसको पूरा करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 2 प्रत्यय को पढ़ते हैं। एक होता है टाप और एक होता है गीप। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये जो है यहाँ ड, इसको कोई पढ़ा जाता है, कई लोग पढ़ते हैं इसको डीप प्रत्यय, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए रियल में तो ये डीप प्रत्यय नहीं होता है। अगर हम लोग देखें तो डॉ ऐसे लिखा जाता है, तो डीप ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या वैसा यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये जो होता है क ख ग घ अंग लिखते हैं, ये अंग लिखा हुआ है, तो अंग में दीर्घिकार और प, इसको हम लोग पढ़ेंगे गीप प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग गीप प्रत्यय। डीप नहीं पढ़ना है, ये डीप है ही नहीं, तो डीप हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो ध्यान रखेंगे
कि तरुणी में कौन सा प्रत्यय है। तो तरुणी में अगर अंत में ये तरुणी जो है ये एक स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में दो प्रत्यय पढ़ा जाता है, एक गीप प्रत्यय अधिकांश आता है, एक हो गया क्या पहला, या तो गीप प्रत्यय आएगा या फिर टाप प्रत्यय आता है, जो कि टाप प्रत्यय यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या, आंसर यही होना चाहिए और बिल्कुल यही होगा आंसर। लेकिन इसमें और एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि कब हम डीप प्रत्यय लगाएंगे और कब टाप लगाएंगे। ये स्त्री प्रत्यय सबसे पहला जो भी शब्द दिया जाएगा वो एक स्त्री शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। और स्त्रीलिंग शब्द में देखना है कि दो तरीके से स्त्रीलिंग शब्द मुख्यतः दो तरीके से पाया जाता है, या तो लास्ट में दीर्घिकार पाया जाता है या फिर आ। जैसे बालक से बनता है बालिका, बालिका, नायक से बनेगा नायिका, नायिका। तो इसमें जो दिख रहा है लास्ट में आकर, तो जिसमें ये आकर लगा हुआ मिल जाए और वह शब्द स्त्रीलिंग हो तो इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ होता है। कौन सा प्रत्यय लगा होता है, तो इसमें टाप प्रत्यय लगा होता है। अब जैसे इसमें तरुणी, तो तरुणी जो हो गया तो इसके अंत में आता है दीर्घिकार, इसके अंत में दीर्घिकार आ गया, तो दीर्घिकार जैसे हो गया राजा, राजा का स्त्रीलिंग हो जाता है रानी। तो रानी में क्या हुआ कि दीर्घिकार लग गया, दीर्घिकार लगने से इसमें लग जाता है गीप प्रत्यय, इसमें क्या लगता है गीप प्रत्यय लग जाता है। तो आगे से आप लोगों का ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। और बिहार बोर्ड वाले को हम लोग दिखा देंगे कि प्रत्यय चाहे जहां से भी पूछे 10 से 15 नंबर हम लोग कंफर्म करके आएंगे, लेकर ही आएंगे, वो चाहे कहीं से भी प्रश्न दे दे। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग आगे क्या है। देखिए इसके जस्ट बाद तुरंत ही हम लोगों को अगला जो प्रश्न है वो 10 नंबर का, ये तुरंत हम लोगों को प्रत्यय से देखने को मिल रहा है। ये प्रत्यय 10 नंबर में है क्या, लिख धन घ्य, लिख धन घ्य, घ और य घ्य। तो इससे क्या बनेगा, ये जो घ्य है, ये घ्य एक प्रत्यय है, घ्य प्रत्यय के जुड़ने से इसमें अह जुड़ जाता है, अविसर्ग अह जुड़ जाता है। तो यदि हम लिख धन अह जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा लिख, ये क्या होगा लिख, जो आपका ऑप्शन बी में मौजूद है, जो ऑप्शन बी में मौजूद है, एकदम आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कहता है गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है, यह तो बिहार के हर एक बच्चे को मालूम है, छोटे से छोटे बच्चे को यह मालूम होगा। उसे अगर पूछेंगे गांधी सेतु पुल किस नदी पर है, अगर जिसको नहीं भी पता है ऑप्शन दे दिया जाए तो आसानी से आंसर दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, ये आप लोगों को आता ही होगा। और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ही आता होगा। कोई एक भी एकलौते भी छात्र ऐसे नहीं होंगे, एक भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो गांधी सेतु किस पुल पर, गांधी सेतु पुल जो है किस नदी पर है, तो सोन नदी। क्या आंसर सोन नदी, नहीं सोन नदी बिल्कुल नहीं। क्या आंसर होने वाला इसका, गंगा नदी पर है। किस नदी पर, गंगा नदी पर है। इससे आसान सवाल शायद आप लोगों के सिलेबस में कोई और हो। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, अब 12 नंबर कहता यह है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म, क्षौर कर्म का मतलब क्या है, केशों को काटना, केशों को काटना, केस काट देना मतलब क्षौर कर्म किस संस्कार में होता है। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, अभी तो बहुत सारे हेयर कट स्टाइल भी आ चुका है, मुर्गा कट, ये वो बहुत सारा स्टाइल है जो सब अपने मनपसंद से कटवाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब गुरुकुल हुआ करता था तो जो भी छात्र जाते थे गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले उनके बाल कटवा दिए जाते थे ताकि बाल संवारने में उनको समय ना लगे और बाल संवारने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। और इसीलिए यही कारण रहा था उन लोगों के क्षौर कर्म का कि वहाँ बाल रखने की अनुमति नहीं थी, बस एक चोटी हुआ करता था, बस चोटी को ही जितना सजना है संवरना है, चोटी के बल पे ही सज संवर सकते थे, बाल नहीं था। तो इसी जो कर्म है
इसी को कहा गया है क्षौर कर्म। केशों का काटना ही क्षौर कर्म कहलाया है। और ये पूछा जा रहा है कि किस संस्कार में होता है यह जो होता है यह कार्यक्रम, यह किस संस्कार के अंतर्गत होता है, यह पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, केशांत संस्कार या पुंसवन संस्कार। तो ये जो होता है ये किस में होता है, ये हो जाता है आपका केशांत संस्कार। नाम से ही पता चल रहा है केशों का काटना मतलब केशों का अंत कर देना। जो केस है उसे, केस मतलब वो थाना में जो होता है ना वो क्राइम वाला केस नहीं, मतलब बाल, केस का अंत कर देना ही कहलाता है केशांत। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केशांत संस्कार कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तुरंत इसी चैप्टर से, ये जो है संस्कार, भारतीय संस्कार, शायद इसी नाम का एक चैप्टर है वहां से लिया गया है और उसी चैप्टर से अगला प्रश्न भी है आपका। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका है कि प्रश्न है जात कर्म किस संस्कार, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। आप खुद सोचिए, कुछ देर के लिए जरा सा सोचिए कि जात कर्म किसी भी बच्चे का जो जन्म लेता है उसका जाति का निर्धारण कब होता है। तो जैसे ही जन्म लेता है तो वो शैशव अवस्था कहलाता है और शैशव अवस्था में ही उसके जाति का निर्धारण हो जाता है कि वो जिस परिवार में जन्म लेता है वह बच्चे का भी उसी जाति का हो जाता है। जिस परिवार में बच्चा जन्म ले उसी जाति का वह बच्चा भी हो जाता है। यानी जन्म लेते ही शैशव अवस्था में आते ही उसके जाति का निर्धारण हो जाता है। यानी जात कर्म क्या हो जाएगा, शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव अवस्था में जात कर्म हो जाता है। अगला प्रश्न, सुलभ कौन होता है। सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। और इसी का विपरीत शब्द होता है दुर्लभ, जो बहुत ही मुश्किल से मिले, बहुत टफ, मतलब परेशानी झेलने के बाद वो मिल जाए। सुलभ कौन होता है, तो देखिए अप्रिय पथ्यवादी, झूठ बोलने वाले, रास्ते में पथ्यवादी जो झूठ का रास्ता अपनाता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें होगा क्या, इसका आंसर सतत प्रियवादी, यानी हमेशा प्रिय बोलने वाले, चाहे वो बात सत्य हो या असत्य हो, लेकिन प्रिय। लोग चाहते हैं कि सत्य, कहा गया है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है और सत्य बोलने पर वो प्रिय नहीं लगता है। सत्य वचन जो होता है वो कर्ण प्रिय नहीं होता है, कान को सुनने में ठीक नहीं लगता है। लेकिन प्रियवादी का मतलब वो ऐसा बात, कुछ सच बात कुछ झूठ बात दोनों मिला के बोले, लेकिन हमेशा जो भी यूज करते हैं कोई एक भी, शायद जैसा मेरा अनुभव है कि शायद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला हो। तो जो भी बोलते हैं सतत प्रियवादी इसका उत्तर हो जाएगा, जो हमेशा प्रियवादी बोलते हैं ताकि दूसरे को कर्ण प्रिय हो, जो दूसरे को सुनने में ठीक लगे, अच्छा लगे, तो ही तो लोग सुनना चाहेंगे। अगर जो इसका वचन सुनना पसंद ही नहीं हो तो फिर वो प्रियवादी नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सतत प्रियवादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका जो आप लोगों का एक पाठ है उसमें कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, 5, 7, 10 या 8। तो आप लोगों को याद होगा, बिल्कुल याद होना ही चाहिए कि नीति श्लोका में आप लोगों का 10 श्लोक हैं। कितना है, कुल 10 श्लोक हैं नीति श्लोका पाठ में। अगला देखिए, शिक्षा कर्म डैश परमागति। शिक्षा कर्म जो है यह डैश परमागति, शिक्षा से परम गति होता है। शिक्षा से परम गति होता है किसका, किसका होगा, जीवनस्य मतलब जीवन का, जीवनस्य मतलब जीवन का, ये हो जाता है जीवन का। शिक्षा से परम गति होता है किसका, जीवन का, जीवनस्य। इसका आंसर हो जाएगा जीवनस्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, सबको ये प्रश्न पता होना चाहिए कि क्या होगा आंसर। क्या कहता है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। स्वामी दयानंद के बारे में आप लोग पढ़े थे कि वह शिवरात्रि के दिन जब प्रतिमा, शिव जी की प्रतिमा के सामने उस रात जागरण था, जागरण के दौरान उस रात्रि में इन्हें एक दिखा, क्या एक चूहा जो है वो शिव जी के सामने जो भी प्रसाद रखा गया था तो उसे खा रहे थे, चूहे लोग खा रहे थे। लेकिन जब शिव जी ने उन्हें कुछ नहीं किया, वो तो एक प्रतिमा है, तो इनको लगा कि प्रतिमा जब खुद नहीं अपने भोजन को खुद नहीं बचा सकता है, तो ऐसा सोच के कि ईश्वर कुछ नहीं होता है, बस उनकी प्रतिमा है, ऐसी सोच के कारण
वहां से ईश्वर के प्रति या शिव जी के प्रति उनका विश्वास ही टूट गया। चलिए, तो पूछा क्या गया था कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक रहा, तो कौन सा पर्व था? शिवरात्रि का पर्व था जो इनके लिए उद्बोधक रहा था। तो प्रश्न अगला देखिए, अगला क्या कहता है? अगला बड़े प्यार से देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न, बिल्कुल 18वां प्रश्न। रमणीयानि तीर्थयानि डैश संजयंती, रमणीयानि तीर्थयानि डैश संजयंती। जब आप लोग ये पढ़े होंगे, कौन सा चैप्टर, ये कहाँ से है? ये जो प्रश्न है ये है आप लोगों का मंदाकिनी वर्णनम से। मंदाकिनी वर्णनम में ये पंक्ति कहा गया था। तो ये होगा क्या? रमणीयानि तीर्थयानि रतिम संजयंती, रतिम संजयंती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यही है, इसके जस्ट नीचे देखिए अगला प्रश्न। इसका और 2 ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, 2 ऑप्शन यही है। कहाँ भागेगा? भागेगा कहाँ? हम लोगों से नहीं छूटने वाला है, प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस आप लोग एकदम जोर शोर से शेयर करते रहें, जिसके पास भी ये वीडियो नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाते रहें, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ और अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न कहता है क्या? कर्णभार रूपक, कर्णभार रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? जो कर्णभार रूपक जो एक कथा है कर्णभार नाम का, कर्णस्य दानवीरता, तो वो लिया है कर्णभार रूपक से। तो वो कर्णभार रूपक जो है वो कथा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है क्या? रामायण, पुराण, महाभारत या नीति शतक। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? आप लोग को पता है कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। कर्णभार नामक जो रूपक है यह महाभारत से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, प्रश्न है अगला आपका प्रश्न संख्या, अच्छा यहां है प्रश्न संख्या 20। कहां जाओगे, कहां जाओगे? अनंतरम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अनंतरम, अनंतरम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? पंचमी विभक्ति। आप लोगों को एक बार शब्द रूप पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? शब्द रूप, शब्द रूप। जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहां से पता चलेगा विभक्ति के बारे में, कब कौन सा विभक्ति लगता है, कब कौन सा विभक्ति किस शब्द में कौन सी विभक्ति लगा है। तो उसके लिए आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि शब्द रूप क्या है, शब्द रूप। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला कहता है क्या? किस समास, अच्छा किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? ये देखिए, ये बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है। ये एक छोटा सा 2 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा भी बता सकता है। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है? कहता है क्या? किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो आप अपने आंखों से देखिए और खुद जवाब दीजिए। ऐसा क्वेश्चन उम्मीद नहीं करते हैं कि बोर्ड दे, लेकिन अब दिया हुआ है। तो द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जिसका प्रथम पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिसका प्रथम पद अव्यय हो जाए अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी तरह बहुत ही आसानी से हम लोग देखते जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत आसान सा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछता है क्या? दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसे कहते हैं? वैसा शब्दांश, वैसा शब्द का टुकड़ा जो किसी भी शब्द के शुरू में, किसी भी शब्द के शुरू में या आगे जोड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे, शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे या बदल दे। तो देखिए दुराचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दुराचार का हो जाएगा दूर, दूर धन आचार, आचार। तो देखिए इसका जो हो जाएगा दूर जोर आचार। तो ये जो है सामने जो लगा हुआ है, जो पहले लगा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो देखिए अब इसमें से कहाँ दिख रहा है? तो दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार में दूर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? दूर उपसर्ग। चलिए दूर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नजदीक, बहुत दूर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है? अगला हो गया आपका 22 और अगला प्रश्न होगा आपका 23। प्रश्न संख्या 23। किस पद में परि उपसर्ग है?
परि उपसर्ग के बारे में पूछा गया है कि यहाँ इसमें से जो 4 ऑप्शन है, चारों में से किस में परि उपसर्ग है। तो इसको थोड़ा सा तोड़ के देखना है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा परि जोड़ इच्छा, परि जोड़ इच्छा, और इसी को बोलते हैं क्या, परीक्षा। यहाँ संधि का भी यूज हो जाएगा, संधि भी लग रहा है। हर्षई प्लस दीर्घई, हर्षई जोड़ दीर्घई, ये रह जाता है दीर्घई, इसीलिए प र में लग गया दीर्घिकार और अक्षर में आकार, बन गया क्या, परीक्षा। क्या बन गया, परीक्षा, जो आप लोगों को देना है 2023 में, जो आप लोगों का शायद 14 तारीख से स्टार्ट है, तो परीक्षा देना है। ठीक है, तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग, क्या पूछा है, परि किस में है, परीक्षा में है। प्रत्येक में क्या है, प्रति है, प्रति जोड़ एक है, तो प्रत्येक कभी नहीं मारना है, प्रत्येक आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा परीक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहेगा, कहना क्या है, देखिए क्या कहता है। कहता यह है कि संबोधन कारक, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है। जो संबोधन का मतलब किसी को संबोधित करना, और संस्कृत में जब संबोधित करते हैं तो प्रथमा विभक्ति के कारण चलते, प्रथमा विभक्ति के ही जैसे चलते हैं, सेम होता है, संबोधन प्रथमा ही होता है। तो संबोधन कारक जो है वो कौन सी विभक्ति को लेता है, तो प्रथमा विभक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रथमा विभक्ति। चलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, इस प्रकार का आपको हर एक सेट में, हर एक मॉडल सेट में, जितने भी मॉडल सेट हैं उसमें भी मिलेगा, और जो फाइनल एग्जाम में आप लोगों का आने वाला है उसमें भी ऐसा एक प्रश्न तय निश्चित रहेगा। बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल सेट निकाला है वो एग्जाम का पैटर्न ही बताना चाहता है कि किस तरीके से कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कितना आपको अटेम्प्ट करना है, और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से रहेंगे। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आने वाला है और कहाँ कहाँ से होगा। चलिए तो 24 नंबर हो चुका है हम लोग का। अब देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर में क्या कहता है, नमः अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी। जो नमः है, नमः अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होगी, नमः अव्यय के योग से जो होगा वो चतुर्थी विभक्ति होगा। इसीलिए कहते हैं विभक्ति पढ़ना जरूरी है, विभक्ति एक बार आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, विभक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा, पुत्रम पद की कर्म संज्ञा, ये हो गया कर्ता, पिता कर्ता, पुत्रम हो गया कर्म। तो ये जो कर्म संज्ञा है, कैसा संज्ञा, किस सूत्र से हुई है या किस सूत्र से हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख सकते हैं आप खुद इसको एक बार मिला सकते हैं। क्या है यहाँ, क्रुध्यति मतलब क्रोध का बात हो रहा है। आप यहाँ देखिए क्रुद्ध, और एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये चीज मिल पाएगा। तो इसमें क्या दिखा, क्रुद्ध। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, क्रुद्ध, क्रुद्रु हो रूप सृष्टयो, क्रुद्रु हो रूप सृष्टयो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो गया। इसका आंसर, ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से खुद दे सकते हैं, आसानी से खुद दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कहता है, ये कौन सा सवाल है, ये कैसा सवाल है, ये क्या कहता है, तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है, तस्मिन, तस्मिन जो है वह किस सर्वनाम का रूप है। तो देखिए एतत् का नहीं होगा, यत भी नहीं होगा, असद भी नहीं होगा, अदस, अदस भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा तत्। तत् से बना है क्या, तस्मीन। तत् एक सर्वनाम है और तत् उस सर्वनाम से ही बना है तस्मीन शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, अगला, अगला देखिए, अगला क्या है, भवन्तः। क्या है, भवन्तः। भवन्तः पद का मूल रूप क्या है, भवन्तः एक शब्द रूप है, इसका मूल रूप क्या है, तो भवन्तः का मूल रूप क्या है, भवत। भवन्तः का मूल रूप क्या होगा, भवत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नमस्यति। नमस्यति, इसका हम लोग, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ये हो जाएगा क्या, नम, नम में जुड़ा है श्यति, नमस्यति, नमस्यति, यानी ये फ्यूचर का बात कर रहा है, भविष्यत काल
जिसको हम लोग बोलते हैं लिरिट लकार। लिरिट लकार का बात कर रहा है। और ये जो धातु है, मुख्य धातु, ये है नम। नम मीन्स होता है नमस्कार करना, और नम से ही बना है नमस्यति। और ये जो म है वो अनुस्वार बन गया है संधि के नियम के अनुसार। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? नम। नम में जुड़ा हुआ है स्यति, तो ये हो गया नमस्यति। म जाके यहाँ अनुस्वार बन गया है नमस्यति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि पाठ किस पठ, अच्छा पठ किस लकार का है? पठ जो है यह किस लकार का रूप है? तो आप लोग को लकार में पता होगा कि लट लकार। लट लकार को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल कहते हैं लट लकार को। ठीक, वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है लट लकार में। ठीक है, तो फिर लोट लकार में क्या होता है? फिर लंग लकार, लिरिट लकार जो होता है ये होता है क्या? भविष्यत काल। भविष्यत काल हो जाता है लिरिट लकार। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए लंग लकार क्या होता है? लंग लकार जो होता है ये हो जाता है भूतकाल। ये क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल, इसको देखिए जरा क्या लिखा हुआ है? भूतकाल, भूतकाल। ठीक है, तो ये जो पठ शब्द है, पठ जो है ये ना तो लट का है, ना लिरिट का है, और ना ही लंग लकार का है। ये किसका है? लोट लकार का। लोट लकार का मतलब क्या होता है? लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा। अनुज्ञा, अनुज्ञा का मतलब क्या है? अनुज्ञा का मतलब किसी को आदेश देना, किसी को आदेश देना। लोट लकार, आदेश देना या आदेश मांगना किसी से, वो कहलाता है लोट लकार। तो ये जो धातु है पठ, ये किसका है? ये लोट लकार का है। ठीक है, आप लोग को वर्तमान काल का इसका जो होता है धातु रूप आप लोगों को याद होगा। इसी का लट लकार का होता है तीत अंति, सीथ थ आमी आव आम, ये इसका है। तो उसी तरह लिरिट लकार का भी होता है सियति सियत सियंती, और लंग लकार का भी होता है। तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो आप लोग कम से कम लट लकार, लिरिट लकार और लंग लकार, इसके साथ लोट लकार, और एक होता है विधि लिंग। विधि लिंग, विधि लिंग। ठीक है, तो कम से कम इस पांचों का आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो जरूरी है कि आप लोग याद रखें इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? कहता है कि पा धातु के लिरिट लकार। देखिए पूछ दिया तुरंत, तुरंत अभी बताएंगे, कम से कम इतना याद रखना है। और ये देखिए तुरंत उठा के पूछ दिया। क्या पूछा? देखिए पूछने दीजिए, जो पूछा है बताएंगे हम लोग। संस्कृत से क्या हम लोग डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरना है। देखिए क्या पूछा है, जो पूछा है एकदम कड़ाई से सख्ती के साथ पेश आएंगे और इसका जवाब दे देंगे, ताकि बोर्ड वाला को लगे कि बच्चा पढ़ा है। क्योंकि हम लोग अभी कर क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो लगना चाहिए कि पढ़ा है। तो देखिए पा धातु, पा धातु के लिरिट लकार। अच्छा, लिरिट लकार में अभी नियम बताए थे, तुरंत जरा पीछे करके सुनिए तो तुरंत पता चलेगा। क्या बताए थे? लिरिट लकार का होता है सियति सियत सियंती, मतलब कि अगर पा है तो इसमें जोड़ना क्या है? सियति सियत सियंती, इसी में से कुछ जुड़ेगा। तो देखिए क्या जुड़ा हुआ है, तो सियति सियत सियंती में से क्या दिख रहा है? पा जोड़ सियति, पा सियति यहाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसमें आंख बंद करके भी देख सकते हैं हम लोग, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या होगा? अगला क्या है? क्या है? तो आप लोगों को बोले थे विभक्ति के बारे में। विभक्ति भी बहुत जरूरी है। विभक्ति का भी प्रश्न बार बार हम लोग से टकरा रहा है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। क्या है? कवि भी में कौन सी विभक्ति है? जो कवि भी एक शब्द है, ये कौन सी विभक्ति है? ये शब्द का कौन सा रूप है? कवि भी क्या होगा? चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी या द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? कवि भी। कवि भी जो है यह हो जाएगा तृतीया विभक्ति। क्या होगा? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति हो जाएगा कवि भी, कवि भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला वाला क्या कहता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न जो भी है आप लोगों के सामने क्या है? पृच्छ। पृच्छ, पृच्छ का मतलब होता है पीछे, पूछना, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना। तो क्या है यहाँ? पृच्छ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक साथ देखिए क्या दे दिया। संस्कृत में वचन कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा? संस्कृत में वचन 3 होते हैं, और जबकि हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें पूछा क्या है? देखिए लोट लकार, सबसे पहला क्या पूछा है? लोट लकार। लोट लकार का मतलब क्या? अनुज्ञा, यानी आज्ञा लेगा या फिर आज्ञा देगा। उसका प्रथम पुरुष, पुरुष भी 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, हाँ ये भी कह सकते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, एक वचन में रूप क्या होता है? तो रूप क्या होगा?
इसका होता है तू तम अंतु, जो शुरू वाला होता है धातु का रूप चलता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में होता है तू तम अंतु। तो देखिए तू तम अंतु, अंतु। देखिए ये अंतु का मतलब अ तो कहीं जुड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, ये अपना मात्रा को दे देगा, बाकी इसमें आधा न अर्थ तो ये दिखना चाहिए। ये देखिए किस में दिख रहा है, पृच्छेद नहीं दिख रहा है, पृच्छ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए पृच्छतु, पृच्छतु, पृच्छतु क्या दिख रहा है, प्रथम पुरुष में बोला था एक वचन, अगर द्विवचन में बोलता तो उसमें क्या होता, ताम, पृच्छताम। अगर बहुवचन होता तो पृच्छन्तु, पृच्छन्तु। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। तो आप लोगों को इसको याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगर हो सके, संभव हो तो मैं एक वीडियो में लेकर पांचों को एक साथ लेकर आऊंगा और उसका ट्रिक भी बताएंगे हम कि कैसे याद करना है और प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न तो आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से आ रहा है, तो इसके लिए आपको याद होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। अगला जो प्रश्न है ये कहता है असमान किस शब्द का रूप है। यह आसमान है, आसमान नहीं, असमान, असमान। तो असमान देखिए, जरा आराम से देख के बताना है आंसर, ऐसे नहीं मार देना है ढेला फेंक के कि आंसर ए होगा कि बी होगा। आराम से देख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, इदम। इदम क्या लगता है, इदम नहीं, इदम तो नहीं होगा। अदस नहीं, अदस नहीं, नहीं युष्मद, क्या होगा, अस्मद। ये आप लोग से ये प्रश्न कई बार आप लोगों से टकराया होगा, और जितना बार टकराया होगा आप लोग फोड़ दिए होंगे इसको। कैसे, ऑप्शन सी में ढेला मार के फोड़ दिए होंगे। अस्मद क्या हो जाएगा इसका, अस्मद। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं, लगे हाथ अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कितना बुक से आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म, सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। देख लीजिए, हलवा वाला प्रश्न पूछ दिया तो खाइए एकदम तुरंत फटाफट, इंतजार किसका कर रहे हैं, लीजिए ना, बनाइए। क्या बनाना है, बनाना क्या है, इसका आंसर हम लोग को पता है। आंसर होगा क्या, देखिए सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, स्वामी दयानंद। क्या ये थे, नहीं थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। कौन थे, स्वामी विवेकानंद का इन सब से कोई लेना देना नहीं था, वो किसी धर्म के गुरु नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं का जन्म हुआ था पटना में, और इन्हीं के जन्म स्थान पर बना हुआ है गुरुद्वारा। अभी भी पटना में गुरुद्वारा इन्हीं के जन्म स्थान पर बना हुआ है। यहाँ भी लोग अभी भी आते जाते हैं, एक तीर्थ स्थल माना गया है सिख धर्म का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। अगला प्रश्न भी, इसका भी प्रदर्शन हम लोग बहुत शानदार तरीके से करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, और यह प्रश्न कहता है, क्या कहता है, कहता है कि पटना किस शब्द से बना है। लीजिए पटना के बारे में पूछ रहा है कि किस शब्द से बना है। पटना हम लोग का राजधानी है, और पटना के बारे में हम लोग को नहीं पता तो किसको रहेगा पता। तो देखिए पटना के बारे में पूछा है, और संस्कृत के किताब में भी एगो चैप्टर दिले है, उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो बताइए जो पढ़ के आया है तो सीधे मार नहीं देगा, तो सीधे मार देगा इसका आंसर। लेकिन सीधे मारेगा तो कहाँ लगेगा, लगना चाहिए कहाँ, निशाना बना के मारना है, ऑप्शन सी में, पतन। किससे बना है, पतन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पटना का जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा, पतन से। किससे पड़ा, पतन। पटना, ये जो पटना किस शब्द से बना है, तो पतन शब्द से बना है। चलिए अगलो वाला प्रश्न को देख लेते हैं, इसको तो देख लिया हम लोग। अगला देखिए, पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। के भाव से, के भाव से, अलग के भाव से। किस कारक का प्रयोग, किस कारक का प्रयोग होता है, अलग करने के भाव से हम लोग किस कारक का प्रयोग करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान से। और अपादान से का मतलब जुदाई के अर्थ में, और जुदाई का मतलब अलग हो जाना, जुदाई मतलब अलग हो जाना, और अलग हो गए। और यहाँ लिखा भी है क्या, पृथक। पृथक मीन्स अलग, और अलग जो हो गया तो कौन सा कारक लगेगा, कौन सा कारक लगेगा, तो अलग होने वाला बात जहां भी आए, अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। चलिए ठीक है, कारक, कारक, ठीक है, कारक वाला भी हम लोग देखेंगे। अब तक कारक से भी आ गया, ठीक है।
अगला देखिए आप लोग के बुक से। अगला प्रश्न कहाँ से है? आप लोग के बुक से है। और ये है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसको ध्यान में रखना है, इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम देख लिए 2 क्वेश्चन हमको आता है तो छोड़ के चल दिए, वैसा नहीं करना है। पूरा देखना है, 100 का 100। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही बनाएंगे और अगले वीडियो में और 50 बनाएंगे, और ये एक सेट 2 वीडियो में हो जाएगा। लेकिन आप लोग को पता होगा ना कि बिहार बोर्ड जो है हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट जारी किया है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम एक सेट होने के बाद दूसरा वाला भी सेट लेके आएंगे, दूसरा वाला सेट लाएंगे संस्कृत के साथ साथ। आप लोग को इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। भटकना नहीं है तो करना क्या है? घरे में रह के पढ़ना है आराम से। और आप लोग के लिए हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या कर रहे हैं? संस्कृत तो हम दे ही रहे हैं। इस चैनल पे आपको जो मैट्रिक का 5 गो सब्जेक्ट होता तो 6 गो है, लेकिन इंग्लिश तो बिहार बोर्ड का तो वैसे रहता है। बिहार बोर्ड में इंग्लिश अगर पढ़ा भी दिया जाए तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत टफ सब्जेक्ट मान के रखा है। तो ठीक है, उसको हम लोग भी इग्नोर कर देते हैं। तो बचा कितना? 5 गो सब्जेक्ट। जब 5 गो सब्जेक्ट जो बचा, तो 5 का 5 सब्जेक्ट, भले उतना दिन से तो हम लोग ऑनलाइन नहीं आ पाए, लेकिन अब हम लोग आ पा रहे हैं। नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं, अब तो आ रहे हैं। और लास्ट टाइम है, लास्ट समय में अंत भला तो सब भला। लास्ट में हम आप लोग का बहुत साथ देंगे। जितना भी 5 का 5 मॉडल सेट होगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव तो करवाएंगे ही। इसके साथ और सुनिए क्या करवाएंगे। इसके साथ और क्या करवाने वाले हैं कि इसमें जितना भी लगेगा सब्जेक्टिव कि आने वाला है, बोर्ड वाला का माइंड को पढ़ेंगे, देखेंगे उसके माइंड में क्या चल रहा है, और पूरा प्रयास करेंगे उसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको निकाल के हम आप लोग तक पहुंचा दें। तो इसीलिए इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेना है। जितना भी दोस्त दुश्मन हो सबको शेयर कर देना है, ताकि दुश्मनों आपका नाम ले कि हाँ मेरा एक ऐसा दुश्मन था जो वीडियो हमको भेज दिया था जिससे हमको मदद मिल गया। तो ठीक है, इस सब बात सबका ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग का शायद ये हो गया था, अगला वाला हो गया था। हम लोग देखेंगे को प्रश्न संख्या 38 को। ये क्या कहता है? अनोरनियान महतो महियान डैश। अरे खाली छोड़ दिया, पूरा भरना ना चाहिए, नहीं भरा है। तो अच्छा करना क्या है? अगर वह भर देगा तो हम क्या करने खड़े हैं यहाँ? देखिए क्या बोलता है, किस उपनिषद से संकलित है। ये जो लाइन है ना लिखा हुआ है, किस उपनिषद से संकलित है? तो आपको जरा याद आ रहा होगा, ये लाइन जो है ना, तो पहले चैप्टर में पढ़े थे, जिस चैप्टर का नाम था मंगलम। पहले चैप्टर में ही पढ़ लिए थे हम लोग। लेकिन वहां जो श्लोक था 5 गो में से 2 गो श्लोक एक ही ये जो एक उपनिषद से लिया गया था, बाकी यानी 5 श्लोक 4 उपनिषद से लिया गया था। इसमें ये पूछ रहा है कि अनोरनियान महतो महियान, ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया था, किससे, कौन सा उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या फिर कठोपनिषद? तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, दिमाग में बत्ती जल रहा होगा और बोल रहा होगा दिमाग धीरे धीरे कठोपनिषद। अब दिमाग जब बोलिए रहा है तो आंसर मार दीजिए, आंसर भी यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद। चलिए ये क्वेश्चन का तो आंसर दे ही दिए, अगलो वाला दे देते हैं। आइए क्या कहता है, यहो क्वेश्चन लगे हाँ तो उसी चैप्टर से पूछ दिया है, तो पूछने दीजिए। बताने के लिए तो हम लोग है ना, तो बताते हैं हम लोग। क्या बताएंगे? अरे पहले पूछ तो लेते हैं, वो पूछ क्या रहा है देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे। पहले हम कैसे बता सकते हैं? तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये कहता है क्या, अपावृणु पद का अर्थ क्या होता है? ये जो एक वर्ड है अपावृणु, ये जो एक शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? क्या पूछ रहा है? इसका अर्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए अर्थ क्या होगा? हटा दें, हैं? हटा दें। क्या हटा दें? अभी कुछ नहीं हटाना है, पहले ऑप्शन में देखिए। अगला क्या है? जाएं। अपावृणु का मतलब जाएं ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है। पढ़ें, अरे पढ़िए तो रहे हैं, और कितना पढ़ाएगा हैं? तो अभी से तो पढ़िए रहे हैं वीडियो देख देख के, और कितना पढ़ाएगा? चलो हम नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन वा को हम नहीं मारेंगे। ध्यान दें, ध्यान तो दे के पढ़ रहे हैं तभी से,
ध्यान भी नहीं देना। क्या करेंगे, हटा देते हैं। क्या करेंगे, वीडियो हटा देते हैं। कितना पढ़ेंगे, हो गया। चलिए, तो इसको हटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ आंसर। अपावरेणु का मतलब होता है हटा देना। अपावरेणु का मतलब हटा देना। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगल का वाला प्रश्न संख्या 40 नंबर में क्या कहता है। 40 नंबर में भी अर्थे पूछ रहा है, लेकिन शब्द अलग है। यहाँ पूछ रहा है वहनतः। वहनतः पद का अर्थ क्या होता है, ये भी एक पद है। लो, ये भी पद दे दिया। अब बताओ पद का अर्थ क्या होगा। तो वहनतः का मतलब दिया है दौड़ते हुए। हम काहे ला दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे। खेल लिखते हुए, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखना है। अभी खाली वीडियो पे ध्यान देना है, ताकि सारा जो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव तुरंत खोपड़ी में घुस जाए, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वो वाला लिखना नहीं है अभी, ना तो लिखना है ना ही दौड़ना है। हम दौड़ते हुए वीडियो देखेंगे का ना, तो क्या हो जाएगा, धारण करते हुए या याद करते हुए। हाँ, ये जरूरी है कि हम लोग याद करते हुए वीडियो देखेंगे। क्या जरूरी है कि याद करते हुए वीडियो देखेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि आंसर वही हो जाएगा। आंसर याद करते हुए नहीं होगा। वहनता का मतलब होता है धारण करना। वहनता का मतलब धारण करना। तो अभी आप लोग को क्या धारण करना है, अभी एक विद्यार्थी का रूप धारण करना है। एक एकदम सीधा साधा विद्यार्थी का, एक छात्र का रूप धारण करना है, और चुपचाप इस वीडियो को देखते रहना है। देख के सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन अगर बोर्ड में गलती से दिख गया तो दौड़ा के मारना है। दौड़ा के अगर नहीं लगा तो ढेला फेंक के मारेंगे, लेकिन सही ऑप्शन पे मारेंगे, सही ऑप्शन पे मारना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, देखिए फिर आ गया भटकते भटकते। कौन आ गया, देखिए फिर से आ गया, आ गया। कौन आ गया फिर से। पूछ रहा है प्रत्यय। क्या पूछ रहा है, प्रत्यय वाला टॉपिक फिर से आ गया। मतलब कि ये जो प्रत्यय नाम का एगो जानवर है ना, ये तब तक जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो हम ऐसा करेंगे कि प्रत्यय जो एक जंगल है, इस जंगल में जितना भी जानवर है ना, जितना प्रत्यय, सबका दर्शन एक बार आप लोग को करवा देंगे। और जैसे करवाएंगे तो फिर आप लोग पहचान लीजिएगा। जहां भी भटकते हुए दिखे प्रत्यय वाला क्वेश्चन, तुरंत बता देना है कि यह है, इसका नाम यही है। तुरंत बता देंगे ना, हाँ तुरंत बता देना है। तो उसके लिए एक बार देखना पड़ेगा, जानवर सबको देखना पड़ेगा, फिर नाम जान लेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न को देख रहे थे, पहले देख लेते हैं फिर अगला बढ़ेंगे। हाँ, ये क्या है, सर्वत्र। सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं, हमरा तो जरूरत नहीं है इसमें। तो देखिए, तहसील प्रत्यय, तल प्रत्यय, तरल प्रत्यय या थाल प्रत्यय। ये थाल का है, थाल वही ना जगरा से खाना खाते हैं हम लोग ना, वो थाल नहीं है। ये थाल यहाँ प्रत्यय है, तो वो थाल नहीं समझना है वो थाल। सर्वत्र में देखिए अंत में क्या लगा हुआ है, तरह। देखिए तो यहाँ कहीं दिख रहा है का, नहीं। तो ये जो बनल है ना, ये है सर्व जमा तरल, ये है तरल। और ये जो आधा ल है ना, तो आधा अधूरा लंगड़ा लुल्हा जो भी रहता है ना, उसको हटा देते हैं, हटा देंगे। और ये जब हटा देंगे तो तरह को क्या करेंगे, तरह को सटा लेंगे। ये हो गया सर्वत्र। इसका मतलब ये जो तरल प्रत्यय है ना, वो सर्वत्र में लगा हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर वही होगा जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके मन में घूम रहा है, दौड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तरल प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न फिर देखिए, एक के साथ में एक फ्री। अगला प्रश्न भी दे दिया प्रत्यय से, ये लोग मानेगा नहीं, प्रत्यय पूछेगा ही। बिहार बोर्ड वाला प्रत्यय नहीं पूछेगा तो उसका एग्जाम सफल नहीं होगा, इसीलिए प्रत्यय तो उसको पूछना ही पड़ेगा। और जब वो पूछेगा तो हम लोग तो छोड़ नहीं सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। किस पद में तल प्रत्यय है। अब वहां था क्या तरल प्रत्यय, यहाँ है तल प्रत्यय। तो आपको याद होगा, क्या याद होगा कि तल प्रत्यय जहाँ लगाते हैं ना, तो अंतिम में शब्द के अंत में ता जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, ता। तो खोजिए ना, ता कहाँ है, ता यहाँ नहीं है। देवत्वम, सर्वदा, ये नहीं है। ज्ञाता, अच्छा ज्ञाता भी, यहाँ भी ता है और यहाँ भी ता है, लेकिन ये नहीं होगा।
ठीक है, ई हो जाएगा क्या, निपुण, निपुण जमा तल, निपुण जमा तल, ये हो जाएगा क्या, निपुणता। क्या होता, निपुणता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, निपुणता। चलिए, इतने में नहीं मानता है, प्रत्यय वाला जो है इतने में नहीं मान रहा है। और देखिए ना क्या पूछता है, और पूछ क्या रहा है, तुमुन प्रत्यांत, तुमुन प्रत्यांत, प्रत्यांत का मतलब प्रत्यय के अंत, प्रत्यय का ही मतलब होता है पीछे लगने वाला, लेकिन अंत जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए। और हम समझे तो क्या हो, आप लोग भी तो समझ गए ना, समझ गए तो फिर बनाइए, क्या झूठों का हम लोग। देखिए, जब समझ ही गए तो बना ही लेते हैं। तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन सा है, कौन ऐसा शब्द है जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो याद रखेंगे, ध्यान देंगे और एकदम खोपड़ी में बैठा लेंगे। क्या बैठाना ये है कि तुमुन प्रत्यय जो जुड़ेगा ना, तुमुन प्रत्यय जहां भी जुड़ेगा तो उसके अंत में तुम लग जाएगा। क्या लगेगा, तुम लगेगा, तुमुन प्रत्यय के अंत में तुम लगेगा, ठीक है। तो खोजिए इसमें से तुम कहाँ दिख रहा है, क्या यहाँ तुम दिख रहा है, नहीं। यहाँ दिख रहा है, एकदम नहीं। यहाँ कैसे दिख रहा है, अब देखिए यहाँ दिख रहा है क्या, अध्ययनम, यहाँ तो अनम दिख रहा है, तुम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तुम खोजिए ना, कहाँ है, तुम यहाँ है, तुम यहाँ है, ऑप्शन ए में। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए में, यहाँ छुपा हुआ है, अध्य तुम, अध्य जोड़ तुमुन हो जाएगा अध्य तुम। तो खोजिए ना, यहाँ देखिए ना, तुमुन मतलब तुम खोजिए, जिसके अंत में तुम मिल जाए वो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय का उदाहरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और देखिए लगातार 3 गो तो हो गया ना प्रत्यय का, 3 गो प्रश्न तो हो गया ना प्रत्यय का। अरे देखिए अगला वाला क्या कहता है, फिर से आ गया प्रत्यय। कुछ ध्यान दे रहे हैं कि प्रत्यय से कितना क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्यय आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये सब क्वेश्चन कहाँ जाएगा, सब छूट जाएगा। इसलिए छोड़ना तो है नहीं, ऐसा तो सपना में भी नहीं सोच सकते कि हम लोग प्रश्न छोड़ के आएंगे। बोर्ड वाला हम लोग को बेवकूफ़ बना लेगा, बोर्ड वाला को हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। पढ़ काहे रहे हैं उतना दिन से, बेवकूफ़ बनने के लिए, बेवकूफ़ बनने के लिए नहीं, बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए बनाते हैं बेवकूफ़ लोग को। क्या है, वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, वक्तव्यम। जरा ध्यान दीजिए कि अंत में क्या आ रहा है, तव्यम। तो मो आ गया, तो मो आधा न है, तो आधा वाला को छोड़िए ना, वो तो संस्कृत है, लगा देते हैं। जब हम लोग बनाते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग में आधा ये मो लग ही जाता है, ठीक है। जैसे वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। तो वक्तव्य जो होगा, वक्तव्य, ये होता है पुल्लिंग शब्द, ये होता है पुल्लिंग शब्द वक्तव्य। इसी में अगर लगा देंगे वक्तव्या, वक्तव्या, ये हो जाएगा क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द, और इसी को कर देंगे वक्तव्यम, वक्तव्यम, तो ये हो जाता है नपुंसकलिंग शब्द। ये क्या हो जाता है, नपुंसकलिंग शब्द। तो इसमें से चाहे कुछ भी दिख जाए ना, वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम, तीनों में से कुछ भी दिख जाए, प्रत्यय तो वही होगा, जुड़ा वही है, बाद में तीनों को अलग बांट दिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, तव्य। तो इसमें खोजिए कौन सा हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय। क्या हो जाएगा, तव्य, यहाँ भी मिल गया तव्यत। वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय, ठीक है। आइए, इन लोग का तो तबियत सुधर गया, हम लोग सुधारते हैं अपना। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कितना है याद है ना, 45। हम लोग 1 से 44 तक देख ली कि 45 नंबर है। इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, और 5 को लगभग देखेंगे। 50 पूरा करेंगे और इस वीडियो को यही ख़त्म कर देंगे। फिर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में 100 पूरा कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, इस वीडियो को, फिर सोचेंगे अगले वीडियो के बारे में। सोचेंगे नहीं, हम लेके ज़रूर आएंगे, इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो चैनल जो है ना, खोल के चेक करते रहिएगा, या तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है खोल खोल के देखने का। वो ऐसे बता देगा, कोना में घंटी बजेगा कि हाँ वीडियो आ गया, देखो, तो देख लेना। चलिए ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग को देखना है कितना, 45 नंबर। 45 में क्या है,
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? जो दक्षिण भारत की जो संस्कृत लेखिका है ना, वो कौन है? देखिए, खोजिए कौन है, पहचानिए इसमें से भीड़ में कौन है। शिला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका, यह सभी। क्या लग रहा है आपको? आंसर क्या लग रहा है? शिला भट्टारिका लग रहा है क्या? राम भद्रांबा ना, तो देव कुमारिका। ऐसा कैसे लग रहा है कि देव कुमारिका हो जाएगा? नाम अच्छा लग रहा है क्या? नाम पे नहीं जाना है, नाम पे जाएंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। नाम सब है ठीक है, जब सब नाम ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी। ये जो तीनों जो महिला है, शिला भट्टारिका, राम भद्रांबा और देव कुमारिका, तीनों का तीनों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। तीनों का तीनों कहाँ की लेखिका है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है, याद रखिएगा। अगर इसमें से कोई एक नाम देता तो आंसर वही हो जाता, लेकिन एक नाम नहीं दिया तीनों का, तो बोल देंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी मार्क किया जाएंगे, ऑप्शन डी है सभी। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग तो समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो फिर याद भी हो रहा होगा। जब याद हो रहा है तो बोर्ड में छूटना नहीं चाहिए। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन दिख गया तो छोड़ के नहीं आना है, उसको लेते आना है साथे, छोड़ना नहीं है, पकड़ के घर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? समझ रहे हैं ना, किसकी रानी थी विजय भट्टारिका? राजा रानी वाला कहानी तो याद रहता है ना, ये तो यो याद होगा। क्या हो जाएगा? विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य, कंपन राय, अच्युत्य राय या याज्ञवल्क्य? अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न याद आ रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? कौन थी? मैत्रेयी। कौन थी? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को कैसी शिक्षा देते थे? कौन सी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की। कौन सी शिक्षा? आत्म तत्व की। याद रखिएगा, इसमें नहीं आया, हो सकता है कि अगला वाला सेट में आ जाए, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, संभल के चलना है। ये सब छोटा छोटा कांटा है जो आपके पैर में चुभ सकता है, आपको गिरा सकता है, आगे बढ़ने से रोक सकता है, इसलिए बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ जाएं कि कहाँ कहाँ कांटा है, तो हम पहले ना हटा लेंगे तो फिर जाने में दिक्कतें नहीं होगा तो आराम से चल जाएंगे। देखिए, तो इसका आंसर बताइए आप लोग तो अब तक बता दिए होंगे आंसर, लेकिन हम ही देर कर दिए। ठीक है, तो अब हम भी बता ही देते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो है चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? धाविका, जैसे धावक पुल्लिंग शब्द है और उसी का स्त्रीलिंग शब्द जब हम लोग देखेंगे तो धावक से बन जाता है क्या? धाविका। तो पूछता है, क्या पूछता है? पूछता है कि धाविका में कौन सा प्रत्यय है? फिर पूछ दिया प्रत्यय से, ध्यान दे रहे हैं ना, प्रत्यय फिर आ गया। देखिए, बहुत बुरा हाल कर देगा ये प्रत्यय, जिसको नहीं आता है ना तो सभ्य छोड़ के आ जाएगा, लेकिन अब दिक्कत नहीं है, छोड़ने नहीं देंगे हम, पकड़ के रखना है। धाविका में कौन सा प्रत्यय है? तो धाविका में कौन सा प्रत्यय है देखेंगे तो हम बताए थे क्या कि जिसके अंत में आकार दिख जाए, जैसे बालक से बनता है बालिका तो धावक से बनेगा धाविका, तो जहां आकार वाला लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टाप प्रत्यय। और जहां दीर्घिकार लगकर स्त्रीलिंग शब्द बनता है उसको बोलते हैं गीप प्रत्यय। उसको क्या बोलते हैं? गीप प्रत्यय। बस यह दूगो याद रखिए ना, तो दूगो क्वेश्चन प्रत्यय से जो आएगा ना तो दोनों तो सही हो ही जाएगा, कम से कम दूगो। ये दोनों याद रखने से यहाँ से हर एक सेट में देखा गया है कि दोनों में से एक बार टाप पूछता है तो एक बार गिप पूछता है, दोनों में से दोनों का दोनों ही एक बार पूछ ही देता है हर एक सेट में। तो ये दोनों को याद रख लीजिए तो प्रत्यय का एक छोटा सा भाग आप लोग का पूरा हो जाता है। लेकिन प्रत्यय बस इतना ही नहीं है, और भी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा है, क्या पूछा है? पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पठत का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो हो जाएगा पठंती। तो याद रखिएगा पठत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पठंती। और ध्यान रखिएगा जब भी स्त्रीलिंग शब्द होता है ना उसके अंत में अक्सर, अब ये नहीं कहते हैं कि 100% सबका होता है, लेकिन अधिकांश देखा गया है क्या? दीर्घिकार मिलेगा।
क्या मिलेगा, दीर्घिकार। तो देखिए इसमें कहीं भी दीर्घिकार और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, एगो तो वही ना है जिसमें दीर्घिकार दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या आंसर वही होगा और क्या मतलब होगा। चलिए अगला देखिए तो प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। धन्यास्तु, धन्य हैं वे लोग जो भारत में जन्म लिए हैं। तो बताइए कि धन्यास्तु का अर्थ क्या होता है। तो धन्यास्तु का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा, धन्य जो अस्तु, ये ना लग रहा है, लेकिन लगने से कुछ होता है क्या, लगने से कुछ नहीं होता है। तो छोड़िए, ये आंसर तब नहीं होगा जब लगने से कुछ होता ही नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। तो क्या लगता है, धन्य जोड़ अस्तु, ये तो और नहीं लग रहा है, हमको तो जरा सा भी नहीं बुझा रहा है ये सब। देखिए ना, धा जोड़ अस्तु ये हो गया क्या है, धास्तु, नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं होगा। अब बताइए, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या छोड़ दें, इसका आंसर इसमें नहीं है। आंसर तो एक में ना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा धन्या जोड़ अस्तु। आप लोग पढ़े होंगे विसर्ग संधि, जो विसर्ग संधि पढ़ते हैं ना, तो ये जो विसर्ग होता है ना, ये आधा सौ बन जाता है। और जैसे ही आधा सौ बनेगा ना, तो धन्या और विसर्ग बन गया आधा स, फिर तो असुका, तो बन जाएगा नहीं, बन नहीं जाएगा क्या, धन्यास्तु हो न जाएगा। इसका मतलब आंसर वही ना होगा। तो आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए डी नंबर इसका आंसर हो गया। तो अगला वाला देख ही लेते हैं। अच्छा हाँ, तो ध्यान रखिए, अब क्या करेंगे, ये जो होने वाला है ना ये प्रश्न, ये हम लोग का लास्ट वाला प्रश्न होगा। इसके बाद हम इस वीडियो में एक भी प्रश्न नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न होगा ना, ये सब देख रहे हैं ना, ये भी प्रश्न करवाएंगे, लेकिन ये जो है एक साथ इतना लंबा वीडियो ना ठीक नहीं होता है। आप लोगों को भी थोड़ा सा खराब लगता है जब लंबा वीडियो हो जाता है। आप लोग भी चाहते हैं कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल जाए, इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, समय कम ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आप लोग का। तो देखिए लास्ट में क्या कहता है। लास्ट वाला कहता है अन्यच, अन्यच में कौन सी संधि है, अन्यच में कौन सी संधि है, बताइए जरा, अन्यच में कौन सी संधि है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि अन्यच में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद तो तोड़ के पढ़े होंगे, संधि फिर विच्छेद, संधि में जोड़ते हैं, विच्छेद में संधि के अंदर छेद करते हैं, दो टुकड़ा में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। तो ये जो अन्यच है, इसका कीजिए संधि विच्छेद, और जैसे करेंगे संधि में विच्छेद, फिर वहां से पता चलेगा कि कौन सा संधि है। संधि पता है ना कितना टाइप का होता है। संधि को अगर बांटा जाता है तो संधि 3 प्रकार का होता है, आपको याद होगा। पहला क्या, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ये 3 टाइप का होता है। तो अब इसमें बताना है कि इसमें से कोई एक ना होगा, है। देखिए ऑप्शन में क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और यन संधि। मुख्य रूप से जो व्यंजन संधि जो होता है वो 3 टाइप का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन ये जो एक यन संधि दिया हुआ है ना, ये यन संधि स्वर संधि के अंदर आता है, स्वर संधि के भीतर आता है। ये अगर दरवाजा है ना, है, तो दरवाजा के अंदर घुसेंगे तब मिलेगा यन संधि, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर तो यही तीनों में से कोई होगा, लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन सा आंसर होगा। इसको देखिए, इसका जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, ये जो संधि किया हुआ है ना, इसको छेद करते हैं तो हो जाएगा संधि विच्छेद, तो कर देते हैं ना। तो ये जो है, ये अन्य जमा च, अन्य जमा च। इसमें जरा ध्यान से देखिए, अन्य जमा च, इसमें क्या है, य के अंत में तो अ आ रहा है, अ आ रहा है, जो कि एक स्वर वर्ण है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, स्वर। लेकिन रुक जाइए थोड़ा, जरा आगे भी देख लीजिए, थोड़ा सा गड्ढा है, देख के चलना है, दूरे से ना देखें, थोड़ा नज़दीक से आके देखिए, फिर पता चलेगा आगे क्या है। आगे क्या है, आगे है च, च क्या है, च क्या है, व्यंजन वर्ण। ये हो गया क्या, स्वर वर्ण, और ये हो गया क्या, व्यंजन वर्ण, ठीक है, ये हो गया व्यंजन वर्ण। तो बताइए, जब एक वर्ण वैसा संधि जिसमें एक वर्ण स्वर हो और दूसरा व्यंजन हो जाए तो क्या कहलाता है। जब दोनों स्वर होता है तो स्वर संधि, दोनों व्यंजन होता है तो भी व्यंजन संधि, लेकिन दोनों में से अगर एक भी व्यंजन आ गया ना तो पूरे प्लान चौपट कर देगा, पूरे को ये व्यंजन बना देगा, पूरे को क्या बनाएगा, व्यंजन। मतलब अन्यच, य के अंत में अ आया, यहाँ जो संधि हो रहा है किसके किसके बीच, ये जो है संधि हो रहा है किसके बीच, संधि हो रहा है अ और च के बीच, अ और च के बीच। इसमें से एक यदि व्यंजन है तो पूरे संधि का नाम होगा व्यंजन संधि। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वही होगा जो आपके मन में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन
हमसे बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम दूर में न हैं, ऑनलाइन हैं। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे? एकदम भर दीजिए, कमेंट को भर दीजिए आंसर देते हुए, आंसर दे दे के कमेंट भर दीजिए, वो हम देख लेंगे, कमेंट हम देख लेंगे, आप लोग कर सकते हैं बेफिक्र। ठीक है, जैसा भी लगे ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। हाँ, तो अब इस वीडियो का लास्ट हम लोग यही करेंगे, वीडियो को यही ख़त्म कर देंगे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। पता है, हो सकता है कि वीडियो देखते देखते आप लोग को भूख लग गया हो, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, तो हम यही कहेंगे अंत में, वीडियो तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, अगर इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा क्या करना है। क्या करना है? लाल कलर में, अब पहले आता था लाल कलर, अब आता है ब्लैक में, काला में, तो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा देना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे ना तो घंटी ऐसे बजेगा, और घंटी जैसे बजेगा ना तो आपको लगेगा कि वीडियो अपलोड हुआ है। और जब वीडियो अपलोड हुआ है तो अपलोड किसके लिए हुआ है? आपके लिए ना, तो देखेगा कौन? आपको। तो बस देख लेना है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे आगे प्रश्न जो देख रहे हैं ना 100 तक करवाएंगे उसमें, अगले वीडियो में।